हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अर्थात मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन या ऑगमेंटेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा जो रक्त का प्लाज्मा होता है वो ग्लोमेरुलाई के द्वारा फिल्ट्रेट किया जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा जो रक्त में जो लो मोलिकुलर वेट वाले पदार्थ होते हैं जिनका आणविक भार लगभग 67,000 डी से कम होता है वो रक्त के द्वारा फिल्टर कर दिए जाते हैं और ये फिल्ट्रेशन होता है बॉमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन और जो कैपिलरीज होती है उनके द्वारा जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है उनके द्वारा ये फिल्ट्रेशन होता है। इस फिल्ट्रेशन के फलस्वरूप जल और सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, फैटी एसिड, किटनिन और कुछ टॉक्सिन्स आदि को रक्त से पृथक कर दिया जाता है। इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस का फलस्वरूप जो लिक्विड नेफ्रॉन में एंटर होता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहा जाता है। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो लगभग प्लाज्मा के समान ही होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का परिणाम होता है। ये इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है? ये लगभग 20 mmHg होता है और ये जो होता है इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ये होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माइनस करने के बाद जो प्रेशर आता है उसको इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा जाता है। ये फिल्ट्रेशन इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लोमेरुलस होता है किडनी में बाउंड कैप्सूल में उसमें जो एफरेंट आर्टियोल होती है उसका जो डायमीटर होता है वो इफरेंट आर्टियोल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इफरेंट का कम होता है, एफरेंट का ज़्यादा होता है। इसलिए जब ब्लड फ्लो होता है तो उसके फलस्वरूप इस प्रेशर के फलस्वरूप एक प्रेशर होता है क्योंकि ब्लड की क्वांटिटी तो ज़्यादा है आने वाले ब्लड की ग्लोबुलस में और निकलने वाली की कम ज़्यादा है, उसका डायमीटर कम है, इसलिए एक प्रेशर बनता है। उस प्रेशर को ही इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा जाता है। और ये जो प्रेशर होता है इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डायमीटर की कमी के कारण होता है एफरेंट आर्टिकल की, उसमें से ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा होता है और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि बॉमन्स कैप्सूल में जो ऑलरेडी जो फ्लूइड होता है उसको माइनस करने से बनता है। जो इस इफ़ेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के फलस्वरूप ही जो ब्लड में से जो लिक्विड पार्ट होता है वो छनकर नेफ्रॉन में आता है। अब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ये दोनों ही किडनी में लगभग 130 ml पर मिनट की दर से ये होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन की वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है उसमें न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, कुछ आयंस और वाटर का वापस से पुनः अवशोषण होता है और ये पुनः अवशोषण होता है ये चयनात्मक होता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन
वो प्रोसेस होता है जिसके फलस्वरूप जो आवश्यक जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि ग्लोबुलर फिल्ट्रेट में पाए जाते हैं उनको शरीर के लिए पुनः अवशोषित किया जाता है। और ये अवशोषण होता है ये जैसे ही ये फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में आगे की ओर बढ़ता है उसके साथ ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इसमें होता है। लगभग 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और केवल 1% जो भाग होता है वही उत्सर्जित होता है, एक्सक्रीटेड होता है। ये जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है ये मेनली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल अर्थात जो नेफ्रॉन की जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है उसमें ही होता है, क्योंकि इस भाग में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में जो एपिथेलियम होती है उसमें माइक्रोविलाई पाई जाती है जो कि ब्रश बॉर्डर बनाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि इस भाग में रीएब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की। जो पोषक पदार्थ हैं उनकी हम बात करें तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एसिटोसिट्रेट आयन, विटामिन्स, ये जो होते हैं ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रीएब्जॉर्ब या पुनर्अवशोषित किए जाते हैं और इन पदार्थों का लगभग 100% पुनर्अवशोषण हो जाता है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की जो सेल्स होती है उसके वाल से अटैच होते हैं और उनको पिनोसाइटोसिस द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट की। तो जो मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं उसमें से यूरिया, यूरेट आयन आदि का कुछ मात्रा में लेस क्वांटिटी में एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, जबकि क्रिएटिन को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन की हम बात करें तो जो धनात्मक आयन होते हैं, धनात्मक आवेशित पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन आदि, उनको 75% भाग लगभग समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। वो जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं जैसे क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय अभिगमन द्वारा ये इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो CO2 की फॉर्म में डिफ्यूजन द्वारा रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। जल के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ग्लोबुलर फिल्ट्रेट में से 80% जो जल का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा ही होता है और इसका जो कंट्रोल होता है ये सोडियम ट्रांसपोर्ट और वाटर कैरियर मॉलिक्यूल के द्वारा इसका कंट्रोल होता है। और जो बाकी जो भाग होता है लगभग 18% जो भाग होता है उसका उस जल का एब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के द्वारा है इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन या ऑर्गुमेंटेशन की बात करें तो ये जो किडनी की टेबल होती है नेफ्रॉन्स की वह कुछ पदार्थों को जो नॉन थ्रेशोल्ड पदार्थ होते हैं या फॉरेन मटेरियल होते हैं उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसको फिल्ट्रेट में सिक्रेट करती है यानी मुक्त करती है, जैसे क्रिएटिन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, कुछ ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन, पैराएमिनोप्यूरिक एसिड आदि पदार्थों को की जो किडनी की ट्यूबुल्स होती है वो मुक्त करती है, सिक्रेट करती है किसमें, जो फिल्ट्रेट होता है उसमें। और ये जो प्रोसेस होता है वो हैंडलेस लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका आदि में मेनली ये जो सिक्रेशन का कार्य होता है। इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस और पोटेशियम
हाइड्रोजन आयन का आदि का इनका बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जब सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन होता है तो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का को रिलीज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है। रेप्टाइल्स और बर्ड में कुछ नेफ्रॉन होते हैं जिनके ग्लोमेरुल पाया जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन का, ये एक्टिव प्रोसेस होता है जिसके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा सबसे पहले ये फिल्ट्रेट बनता है, उसके बाद सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है जिसके द्वारा कुछ आवश्यक पदार्थ को वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है, साथ ही कुछ हानिकारक पदार्थों को इसमें सीक्रेट भी किया जाता है। इस डायग्राम के द्वारा हम यूरिन फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन के द्वारा जल और कुछ लो मोलिकुलर वेट वाले जो पदार्थ होते हैं वो ब्लड में से मुक्त होकर ये बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, और यहाँ पे प्रेशर ये काम करता है कि जो एफरेंट आर्टियोल होती है उसका जो डायमीटर होता है वो इफरेंट से अधिक होता है, जिसका फलस्वरूप क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा, और प्रेशर के फलस्वरूप ही क्या होगा कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये रीएब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस के फलस्वरूप जो वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और कुछ दूसरा आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको पुनः अवशोषित किया जाता है। जो तीसरी स्टेप होती है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन, जिसके फलस्वरूप क्रिएटिनिन, कुछ ड्रग, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन आदि को रिमूव करके फिल्ट्रेट में मुक्त किया जाता है। तो फाइनली यूरिन का निर्माण होता है।